हेलो। और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। ज्यामिति या जियोमेट्री नाम सुनते ही अक्सर दिमाग में बड़े बड़े फॉर्मूले और उबाऊ नियम घूमने लगते हैं। लेकिन आज हम उन सारे भारी भरकम गणितीय शब्दों को एकदम साइड में रखने वाले हैं। इसके बजाय हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के मजेदार और दिलचस्प उदाहरणों के जरिए इस पूरे टॉपिक को डिकोड करेंगे। चलिए मान लेते हैं कि ये मुश्किल लगने वाले नियम असल में हमारे आसपास की दुनिया का ही हिस्सा हैं। तो बिना किसी देरी के इस मजेदार सफर को शुरू करते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं कि आज के हमारे सफर का रोड मैप क्या है। हम शुरुआत करेंगे वृत्त के पिज्जा मॉडल से, फिर समझेंगे रेखाओं का मानवीय स्वभाव और कोणों के जादुई नियम। इसके बाद हम त्रिभुज की आंतरिक संरचना, उसके 4 केंद्रों और आखिर में समरूपता और सर्वांग समता यानी सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं, वृत्त यानी सर्कल का पिज्जा मॉडल। ज्योमेट्री की सबसे बेसिक शेप यानी सर्कल को समझने के लिए ना किसी स्पेस सैटेलाइट या किसी बहुत भारी चीज के बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस एक गर्मा गर्म एकदम गोल पिज्जा की कल्पना कीजिए। सोचिए पिज्जा का जो एकदम बाहरी क्रंची किनारा होता है ना, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, बस वही सर्कल की परिधि या सरकमफ्रेंस है। अब अगर उस पिज्जा को एकदम बीचों बीच से काट दें ताकि वो 2 बराबर हिस्सों में बंट जाए तो वो सीधा कट हमारा व्यास यानी डायमीटर बन जाता है। और अगर पिज्जा को किनारे से बस ऐसे ही सीधा काटें कि वो सेंटर से ना गुजरे तो उस कट को हम जीवा या कॉर्ड कहते हैं। है ना आसान? ये पिज्जा मॉडल इन बेसिक शब्दों को दिमाग में ऐसे फिट कर देता है कि इन्हें भूलना नामुमकिन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, रेखाओं का मानवीय स्वभाव। पिज्जा से थोड़ा आगे निकलते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि ज्योमेट्री की इन लाइंस या रेखाओं का भी अपना कोई मानवीय स्वभाव, कोई पर्सनैलिटी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। चलिए 2 एकदम अलग स्वभाव वाली रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले है स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट। ये ना बहुत शर्मीली होती है। ये पूरी तरह से सर्कल के बाहर रहती है और बस एक सिंगल पॉइंट पर हल्के से टच करके निकल जाती है, अंदर झांकती तक नहीं। और दूसरी तरफ है छेदक रेखा यानी सीकेंट। ये बहुत ही आक्रामक, बहुत अग्रेसिव होती है। ये सर्कल को सीधे आर पार चीरते हुए दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती है। और मजेदार बात तो ये है कि जो जीवा या कॉर्ड होती है ना, वो असल में इसी आक्रामक सीकेंट लाइन का वो हिस्सा है जो बेचारा सर्कल के अंदर कैद होकर रह जाता है। और ये चीज हमें ज्योमेट्री के एक बहुत ही शानदार नियम की तरफ ले जाती है। इसे ट्राइपॉड रूल कहते हैं। ये रूल बताता है कि कोई सर्कल अपनी जगह पर फिक्स कैसे होता है। सोचिए जैसे एक स्टूल को टिके रहने के लिए कम से कम 3 पैरों की जरूरत होती है ना, ठीक वैसे ही एक सर्कल को अपनी जगह पर एकदम लॉक करने के लिए 3 ऐसे पॉइंट्स चाहिए जो एक सीधी रेखा में ना हो। अगर सिर्फ 2 पॉइंट्स होंगे तो सर्कल डगमगाता रहेगा, अलग अलग साइज लेता रहेगा। लेकिन जैसे ही तीसरा पॉइंट मिलता है वो कैमरे के ट्राइपॉड की तरह अपनी जगह पर एकदम फिक्स हो जाता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, कोणों यानी एंगल्स के जादुई नियम। अब सर्कल के बाहर की बातें तो हो गईं, चलिए इसके अंदर चलते हैं और टॉर्च एनालॉजी से एंगल्स की ताकत को समझते हैं। मान लीजिए कि एक गोल कमरा है। पहला स्टेप, आप एकदम सेंटर में खड़े हैं और दीवार पर टॉर्च मार रहे हैं। आपको दीवार का एक बड़ा हिस्सा रोशन दिखेगा। दूसरा स्टेप, अब पीछे हट जाइए और दीवार से पीठ टिकाकर उसी हिस्से पर टॉर्च डालिए। दूरी डबल हो गई तो आपका विजन सिकुड़कर एकदम आधा हो जाएगा। इसे ही डबल पावर रूल कहते हैं। जो एंगल सर्कल के सेंटर पे बनता है उसकी पावर परिधि यानी सरकमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल से हमेशा 2 गुनी होती है। सीधा सा लॉजिक है, अगर सेंटर का एंगल 100 डिग्री है तो परिधि पर वो सिकुड़कर एकदम आधा यानी 50 डिग्री हो जाएगा। इसी से जुड़ा एक और कमाल का नियम है जिसे सिनेमा हॉल मेटाफर से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। सोचिए कि सिनेमा हॉल का जो पर्दा है वो एक जीवा यानी कॉर्ड है। अब दर्शक चाहे लेफ्ट में बैठे हों या राइट में, अगर वे एक ही गोलाई या एक ही सर्कल सेगमेंट में बैठे हैं तो उस पर्दे को देखने का उनका व्यूइंग एंगल एकदम सेम होगा। ज्योमेट्री में इसे ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहते हैं। मतलब एक ही सेगमेंट के सारे एंगल सिनेमा हॉल में बैठे जुड़वा भाई बहनों की तरह बिल्कुल एक जैसे होते हैं। और जब बात साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल यानी वृत्त के अंदर बने चतुर्भुज की आती है तो ये नंबर 180 बहुत क्रूशल हो जाता है। सर्कल के अंदर बना चतुर्भुज चाहे कितना भी अजीबोगरीब क्यों ना हो, भले ही एक साइड बहुत लंबी हो और दूसरी छोटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके आमने सामने के एंगल्स का टोटल हमेशा बिना किसी एक्सेप्शन के 180 डिग्री ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आमने सामने के एंगल्स मिलकर पूरी परिधि को कवर कर लेते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी पॉइंट, जब सर्कल के बाहर टेंजेंट्स
यानी स्पर्श रेखाएं बनती हैं, तो अक्सर लोग बड़े बड़े फॉर्मूलों से डर जाते हैं। लेकिन डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस एक सिंपल सा लॉजिक याद रखना है। जो डायरेक्ट टैंजेंट्स होती हैं वो सीधी रेखाएं होती हैं, वो आपस में टकराती नहीं हैं। इसलिए वहां हम माइनस का इस्तेमाल करते हैं, यानी रेडियस को घटाते हैं। लेकिन इसके उलट ट्रांसवर्स टैंजेंट्स आपस में क्रॉस करती हैं। और भाई, जहां चीजें क्रॉस होती हैं वहां ताकत जुड़ जाती है ना, इसलिए वहां हम प्लस का इस्तेमाल करते हैं। है ना आसान? सीधा मतलब माइनस और क्रॉस मतलब प्लस। सर्कल्स के इस टॉपिक को खत्म करने से पहले एक ऐसा शॉर्टकट देखते हैं जो एग्जाम्स के सबसे डरावने सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर देता है। जब दो जीवाएं किसी पॉइंट P पर एक दूसरे को काटती हैं, तो ये नियम कहता है कि पहली जीवा के दोनों हिस्सों का गुणा दूसरी जीवा के दोनों हिस्सों के गुणे के बराबर होगा, यानी AP इंटू PB बराबर CP इंटू PD। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि दूरी नापना हमेशा उसी इंटरसेक्शन पॉइंट P से शुरू करना है। ये सिंपल सा दिखने वाला रूल ना अलजेब्रा के लंबे लंबे सवालों को एक लाइन के मेंटल मैथ में बदल देता है। चलिए अब सर्कल की दुनिया से बाहर निकलते हैं और अपने चौथे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, त्रिभुज यानी ट्रायंगल की आंतरिक संरचना। सर्कल्स को अच्छे से समझने के बाद अब ट्रायंगल के अंदर खींची जाने वाली अलग अलग लाइंस का सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर करते हैं। सबसे पहले है माध्यिका यानी मीडियन। इसका काम एकदम वैसा है जैसे दो भाइयों के बीच एक चॉकलेट को एकदम आधा आधा बांटना हो। ये सामने वाली लाइन के ठीक बीचों बीच जाती है। वहीं शीर्ष लंब यानी एल्टीट्यूड का बर्ताव एकदम अलग है। ये छत से नीचे गिराए गए एक भारी पत्थर की तरह है, जो ग्रेविटी की वजह से सीधा 90 डिग्री पर गिरता है। उसे बीच के हिस्से से कोई लेना देना नहीं। फिर आता है लंब अर्धक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो इन दोनों का मिक्सचर है, एकदम मिड पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और आखिर में कोण अर्धक या एंगल बाइसेक्टर, जो बस कॉर्नर वाले एंगल को दो बराबर हिस्सों में काट देता है। ये चॉकलेट बांटने और पत्थर गिराने का अंतर समझना बहुत ही क्रूशियल है। आगे बढ़ते हैं 5वें सेक्शन पर, त्रिभुज के 4 केंद्र या 4 सेंटर्स। जब ट्रायंगल के अंदर ये सारी लाइंस अपनी अपनी खूबियों के साथ खींची जाती हैं और एक दूसरे को काटती हैं, तो कुछ मैजिक पॉइंट्स उभर कर आते हैं। ये वो 4 सेंटर्स हैं जो पूरे ट्रायंगल का आर्किटेक्चर तय करते हैं। देखिए, जब सारी माध्यिकाएं मिलती हैं तो बनता है केंद्रक या सेंट्रॉइड। जहां सीधे गिरने वाले शीर्ष लंब मिलते हैं वहां बनता है लंब केंद्रक यानी ऑर्थोसेंटर। लंब अर्धकों के मिलने से परिकेंद्र या सर्कम सेंटर पैदा होता है और कोण अर्धकों के टकराने से बनता है अंताकेंद्र यानी इन सेंटर। सिंपल सी बात है, हर लाइन का अपना एक स्पेशल सेंटर होता है। अब बात करते हैं इस 2:1 के बहुत ही इंटरेस्टिंग रेशियो की। जब माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं और केंद्रक बनाती हैं, तो वो लाइन को हमेशा 2 और 1 के अनुपात में बांटती हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक हिस्सा दूसरे से हमेशा 2 गुना होगा। मान लीजिए, अगर बड़ा हिस्सा 10 है तो छोटा हिस्सा बिना किसी शक के 5 ही होगा। ये एक ऐसा खूबसूरत रूल है जिसे रटने की नहीं बल्कि बस समझकर महसूस करने की जरूरत है। लेकिन पता है, इन सेंटर्स का बिहेवियर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये आपस में लुका-छिपी का खेल भी खेलते हैं। केंद्रक और अंतः केंद्र, ये दोनों तो ऐसे वफादार दोस्त हैं जो हमेशा घर के अंदर यानी ट्रायंगल के अंदर ही रहते हैं। लेकिन लंब केंद्र और परिकेंद्र का नेचर थोड़ा घुमक्कड़ होता है। अगर हम समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ये दोनों घर के अंदर नहीं टिकते। लंब केंद्र ठीक 90 डिग्री वाले कॉर्नर पर जाकर बैठ जाता है और परिकेंद्र सबसे लंबी साइड यानी हाइपोटेनियस के बिल्कुल मिड पॉइंट पर आ जाता है। है ना एकदम कमाल का खेल। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, समरूपता और सर्वांग समता। इस सफर के लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव में देखते हैं कि ट्रायंगल्स आपस में एक दूसरे के साथ कैसे कंपेयर किए जाते हैं। सबसे पहले समरूपता यानी सिमिलैरिटी। इसे समझने के लिए कोई भारी डेफिनेशन नहीं चाहिए। ये बिल्कुल एक पासपोर्ट साइज फोटो की तरह है। शक्ल एकदम वैसी ही, एंगल्स बिल्कुल सेम, बस साइज छोटा या बड़ा हो गया है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच है जिस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। जब साइज बदलता है ना, तो एरिया सिर्फ साइड के बराबर नहीं बदलता, बल्कि साइड के स्क्वायर के रेशियो में बदलता है। मतलब अगर साइड डबल हो रही है तो एरिया डबल नहीं बल्कि सीधा 4 गुना हो जाएगा। और अगर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी यानी एकदम फोटोकॉपी चाहिए तो हम सर्वांग समता या कॉन्ग्रुएंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके 4 मेन रूल्स हैं। SSS मतलब तीनों साइड्स बराबर, RHS मतलब एक 90 डिग्री एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड बराबर। लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार हैं SAS और ASA नियम।
देखिए, इन दोनों नियमों में जो बीच वाला अक्षर है ना, जैसे SAS में A और ASA में S, इसकी तुलना आप एक ऐसे हीरो या हीरोइन से कर सकते हैं जो दोनों के बिल्कुल बीच में फंसा हुआ है। एंगल या साइड का एकदम बीच में होना बहुत जरूरी है, वरना पूरा का पूरा लॉजिक ही फेल हो जाएगा। तो आज हमने पिज़्ज़ा मॉडल से लेकर टॉर्च की रोशनी और लुका छिपी खेलते सेंटर्स तक ज्योमेट्री के कई शानदार राज खोले। जाते जाते एक सवाल छोड़ रहा हूं, क्या ज्योमेट्री सिर्फ हमारी किताबों तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, अगर सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंस और एंगल्स के इन बेसिक रूल्स का इस्तेमाल दुनिया भर के बड़े बड़े पुलों और गगनचुंबी इमारतों को बनाने में ना किया जाए, तो क्या वो कभी अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रह पाएंगे? शायद कभी नहीं। इसलिए अगली बार जब भी अपने आसपास कोई भी बड़ी बिल्डिंग या ढांचा देखें, तो उसमें छिपे इन ज्यामितीय नियमों को पहचानने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही सीखते रहिए और दुनिया को एक नए नजरिए से देखते रहिए।